हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 11th आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर से सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि जब हम किसी सॉल्ट को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो वो बहुत सारा बिहेवियर शो करता है। जैसे या तो ये आयनाइज हो जाएगा, जिसको हम आयनाइजेशन कहते हैं, या फिर ये वाटर से रिएक्शन कर जाएगा, जिसको हम हाइड्रेशन या फिर हाइड्रोलिसिस कह देते हैं, या फिर ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, जिसको हम सॉल्युबिलिटी कह देते हैं। तो देयर आर 3 डिफरेंट बिहेवियर ऑफ सॉल्ट शोन व्हेन इट इज़ एडेड इनटू द वाटर। तो यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक में सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप NaCl को वाटर में ऐड करते हो, इट इज़ डिसोसिएटेड इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट आयनाइजेशन ऑफ द NaCl इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। और जब इसका हाइड्रेशन होगा किसी भी सॉल्ट का, तो क्या करेगा, कोई कंपाउंड नया बना लेता है वाटर के साथ मिलके। जैसे आपको पता है कि जब हम NaCl मीन्स ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं, मतलब इसका एक्वा सॉल्यूशन लेके और उसमें हम ऐड कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में क्या होगा, ये NaCl जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे NaOH हमको मिल जाता है। इसके अलावा हमको क्लोरीन गैस मिल जाता है और हाइड्रोजन गैस मिल जाता है। डिहाइड्रेशन हो गया, जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस भी कह रहे हैं। और सॉल्युबिलिटी में क्या होगा कि जब आप सॉल्ट को ऐड करोगे वाटर के अंदर, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करता, ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाता है, जिसमें वो एक्वस कंडीशन में प्रेजेंट होगा। अभी यहाँ पे जो आयंस होंगे वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट रहेंगे। तो ये बना लेगा Ag एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। तो यही सॉल्युबिलिटी है जिसको हमको आगे डिस्कस करना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो कुछ साल्ट हमारे पास ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट वाटर के अंदर नहीं होते, और जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा उसके साथ कंडीशन क्या होगी कि जब उसको आप वाटर के अंदर ऐड करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अपने रिस्पेक्टिव आयंस में, जो कि एक्वस कंडीशन में होगा। और यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन इसका डिसोसिएट होने के बाद इसका जो डिसोसिएशन होता है वो रुक जाता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होने लगता है। तो जिस रेट से ये सॉलिड कन्वर्ट होगा अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में, उसी रेट से इसका रिएक्शन फिर बैकवर्ड चलने लगता है। यानी कि यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाती है, और इसी इक्विलिब्रियम के इस्टेब्लिश होने की वजह से द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Ag plus and Cl minus aqueous is same as the rate of formation of AgCl solid by the combination of Ag plus and Cl minus। और जब ये इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करेगा तो आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप कैलकुलेट करके बता देते हो कि यहाँ पे कितना फ्रैक्शन इसका Ag प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हुआ है। तो सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो आप रिएक्शन यूज करोगे या जो सॉल्ट यूज करोगे, उसका वाटर के अंदर बिहेव क्या होगा और कुछ वहाँ पे सिचुएशंस क्या होंगी, सबसे पहले उसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताने के लिए सिचुएशंस वहाँ पे क्या होनी चाहिए, यानी किस कंडीशन में आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बता सकते हो। अगर ये कंडीशन कोई भी फुलफ़िल नहीं करता सॉल्ट, तो उसकी सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप कभी नहीं बता सकते। जैसे
फर्स्ट कंडीशन है सॉल्ट डू नॉट फुल्ली डिज़ोल्व इन वाटर। जैसे अभी आपने ऊपर बताया कि जब हम NaCl को वाटर में ऐड करते हैं तो ये Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाता है। मीन्स इस सॉल्ट को यूज करके आप सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं बता सकते। इट इज़ अप्लीकेबल ओनली फॉर स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब ऐसा कोई भी सॉल्ट जो बहुत कम डिज़ोल्व होता है वाटर के अंदर, और जो बहुत कम डिज़ोल्व होगा वाटर के अंदर उसको आप इनसॉल्युबल सॉल्ट या फिर स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट कह देते हो। जैसे समझो, जब आप AgCl को आप ले लेते हो और इसको वाटर में या कहीं पे भी डिज़ोल्व करोगे तो इसका बहुत थोड़ा सा फ्रैक्शन ही वाटर में सॉल्युबल होता है। बाकी जो पार्ट होता है वो सॉलिड फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगा सॉल्यूशन के अंदर। जैसे कि मान लो अगर इसका हमने 100 ग्राम ले लिया तो इसका लगभग 0.1 ग्राम या उससे भी कम ये डिज़ोल्व होता है सॉल्यूशन के अंदर। मीन्स इतना पार्ट इसका डिज़ोल्व हो जाएगा। तो यानी 99.99% जो पार्ट होगा वो अनडिसोसिएटेड रहेगा। यानी आप इनडायरेक्टली कह सकते हो कि ये लगभग इनसॉल्युबल सॉल्ट है। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए। चलते हैं सेकंड कंडीशन पे। दूसरी सिचुएशन क्या है कि यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के लिए जो हम सॉल्वेंट यूज करेंगे वो सॉल्वेंट हमारा होना चाहिए वाटर। इसका मतलब जितने भी कंस्टिट्यूएंट हम आयंस बनाते हैं वो वाटर में एक्वस कंडीशन में हमको मिलता है। आप यहाँ पे दूसरा कोई सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट है, इसको हम अप्लाई करते हैं केवल सेचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडीशन में। और सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है आप पहले से जानते हो, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट में हम एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकते। अब एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिज़ोल्व हम कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते हैं उसका एग्जांपल एक बार फिर आप समझ लीजिए। जब हम AgCl को वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है जो कि AgCl सॉलिड और Ag+ एक्वस एंड Cl- एक्वस के बीच में इस्टेब्लिश होता है। तो जब यहाँ पे रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होगा तो उस कंडीशन में जब आप यहाँ पे सॉलिड को ऐड करोगे वाटर के अंदर तो सबसे पहले तो Ag+ और Cl- बनना स्टार्ट होगा। और जैसी एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आएगा तो इसका रिएक्शन बैकवर्ड हो जाता है। यानी कि Ag+ और Cl- आपस में मिल के AgCl बनाने लगते हैं और ये AgCl फिर उस सॉल्यूशन के अंदर अनडिज़ोल्व फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो जब सॉल्यूशन में AgCl अनडिज़ोल्व फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा तो वहाँ पे और AgCl ऐड करने के बाद भी वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा और इनसॉल्युबल फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगा। और आपको पता है कि सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट में आप सॉल्यूट को ऐड कर सको, और उसी कंडीशन को हम सेचुरेशन बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे NaCl ले लें तो NaCl को जैसे आप वाटर में ऐड करोगे तो ये Na+ और Cl- बना लेता है। लेकिन उस कंडीशन में होता क्या है कि जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहता, ये रिएक्शन केवल फॉरवर्ड चलता रहता है। और जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड चलता रहेगा तो आप चाहे जितना यहाँ पे NaCl ऐड करते रहोगे ये सॉल्युबल होता जाएगा, और सॉल्युबल होता जाएगा तो यहाँ पे सेचुरेशन की कंडीशन नहीं आएगी, और सेचुरेशन कंडीशन नहीं आएगी तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। इसलिए हम NaCl पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते और AgCl को हम इसके लिए यूज कर लेते हैं
क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है और यहाँ पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होता। चलिए इसके आगे हमको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिस्कस करना है। तो अगला टॉपिक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसको हम KSP से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया का एक एग्जाम्पल है जिसमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है उसको अगर आप लिखना चाहो तो आप लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ AgCl सॉलिड। लेकिन आपको पता है कि जब आप किसी भी कंपोनेंट को यूज करते हो सॉलिड फेज में, तो सॉलिड फेज में उसका कंसंट्रेशन बदलता नहीं है, और जब इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा तो वो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कभी भी चेंज नहीं कर पाएगा। इसलिए हम सॉलिड फेज में कोई भी कंपोनेंट जब यूज करते हैं तो उसके कंसंट्रेशन को हम मान लेते हैं यूनिटी, मीन्स 1। इसलिए अगर आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो हमारा K इक्वल टू हो जाएगा Ag प्लस एंड Cl माइनस, और जो यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने लिखा हुआ है इसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसलिए आप इसको रिप्लेस कर देते हो KSP से, तो KSP इक्वल टू हो जाएगा Ag प्लस एंड Cl माइनस। और ऐसा रिलेशन आपने इक्विलिब्रियम जो आपने पढ़ा था केमिकल कंपाउंड के लिए, वहाँ पे रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है। मीन्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज़ व्हाट? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कंस्टिट्यूएंट आयंस विच आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इन एक्वस फॉर्म। तो ये तो पहली कंडीशन हो गई जहाँ पे हमारा जो सॉल्ट है उसमें आयंस 1:1 के रेशियो में है। अगर ये 1:2 के रेशियो में रहें तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे चेंज होगा, अब हम उसको डिस्कस करने चलते हैं। जैसे हमने कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लिया बेरियम हाइड्रोक्साइड का, तो जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में ऐड करेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा बेरियम 2+ एंड 2OH माइनस। तो यहाँ से जब हम KSP इक्वल टू लिखेंगे तो लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम 2+ एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और इसके पावर आपको लिखना पड़ेगा 2। इसलिए यहाँ पे जो KSP हम लिखते हैं उसको हम लिखते हैं कि ये प्रोडक्ट होता है अलग अलग जो कंस्टिट्यूएंट्स आयन होते हैं उनका रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट। इट इज़ मैथमेटिकल प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिसॉल्व कंसंट्रेटेड आयंस रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लाइक दिस 2 which are raised on OH माइनस। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपोनेंट का निकाल सकते हो KSP। इस सेक्शन में हमें सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन देखना है। तो सबसे पहले हमको सॉल्युबिलिटी समझना है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन सॉल्वेंट एट इक्विलिब्रियम टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब किसी भी आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड कर देते हो तो वो मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का जो किसी भी सॉल्वेंट में ऐड किया जाएगा जिससे कि हमको सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाए इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, उसी को हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो इस सॉल्युबिलिटी का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेशन चलो कैसे निकलेगा, सेम वही एग्जांपल हम एक बार फिर लेते हैं जिसमें AgCl सॉलिड को हमने वाटर में ऐड कर दिया। तो वाटर में ऐड करने के बाद आपको Ag एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस मिल गया। ठीक, अब यहाँ पे जब आप इसका 1 मोल लोगे तो यहाँ पे 1 मोल Ag प्लस एक्वस मिलेगा और 1 मोल Cl माइनस एक्वस मिलेगा। यानी जितना मोल हम यहाँ पे इसका ले रहे हैं
उतना ही मोल ये बन रहा है। ये हम स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट से बता रहे हैं क्योंकि सबके सामने नंबर 1 लिखा गया है। ये नंबर वेरी करेगा तो यहाँ पे मोल भी वेरी कर जाएगा, जिसको हम अगले एग्जाम्पल में देखेंगे। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी हम S ले लें तो उस कंडीशन में जब ये S मोल डिज़ोल्व होगा तो Ag प्लस का S मोल बनेगा और Cl माइनस का भी S मोल बनेगा। तो इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी S और इसकी भी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी S। देन आपको KSP का रिलेशन पता है, KSP इक्वल टू होता है कंसनट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड कंसनट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो यहाँ पे लिख दोगे S मल्टीप्लाई S, तो KSP आपका आ जाएगा S स्क्वायर। सेम ऐसे ही हम एक दूसरा रिलेशन देख लेते हैं जिसमें हम ले लेंगे BaCl2। BaCl2 सॉलिड प्लस वाटर चेंज इनटू बेरियम 2 प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। और यहाँ पे क्लोरीन का कुल 2 मोल बनेगा क्योंकि इसके 1 मोल में क्लोरीन 2 मोल प्रेजेंट है। अब यहाँ पे अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S होगी तो जब ये S मोल सॉल्युबल होगा तो उससे S मोल बेरियम 2 प्लस बनेगा, लेकिन क्लोरीन माइनस का कितना सॉल्युबिलिटी हो जाएगी 2S, क्योंकि इसके 1 मोल से इसका 2 मोल डिज़ोल्व हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम KS भी लिखें तो KSP इक्वल टू हो जाएगा S मल्टीप्लाई 2S के पावर 2, क्योंकि आपको KSP का रिलेशन पता है। KSP इक्वल टू होगा बेरियम 2 प्लस का कंसनट्रेशन और क्लोरीन माइनस का कंसनट्रेशन पावर 2। तो इस तरीके से हो जाएगा, तो हो जाएगा S मल्टीप्लाई 4S स्क्वायर, इसलिए आ जाएगा ये 4S पावर 3। तो सेम ऐसे ही आप किसी भी कंपोनेंट का निकाल सकते हो। जैसे हमने कोई तीसरा एग्जांपल ले लिया AlCl3, तो AlCl3 सॉलिड को हमने वाटर में ऐड कर दिया तो ये डिसोसिएट हो गया। यहाँ पे हर कंडीशन में आपको इक्विलिब्रियम लगा के रखना है क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए इक्विलिब्रियम का होना ज़रूरी है। तो ये डिसोसिएट होगा तो बनाएगा एल्युमिनियम 3 प्लस एक्वस और प्लस 3Cl माइनस एक्वस। तो इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी S और इसकी सॉल्युबिलिटी होगी 3S और 3S के पावर आपको 3 लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा S मल्टीप्लाई 27S पावर 3, तो आपको मिल जाएगा 27S पावर 4। तो KSP का रिलेशन हो गया इस तरीके से। तो अगर इस तरीके से अलग अलग सॉल्ट को हम समराइज़ करें एक साथ एक टेबल में तो हमको क्या मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमने सॉल्ट ले लिया AB टाइप का, तो यहाँ पे रेशियो दोनों का 1:1 है, इसलिए यहाँ पे जब KSP लिखोगे तो KSP इक्वल टू आएगा S के पावर पहले का भी 1 आएगा और दूसरे का भी 1 आएगा और दोनों ऐड होके S के पावर आपको 2 दिखेगा। सेम ऐसे ही अगर हम AB2 टाइप ले लें उस कंडीशन में क्या होगा, रेशियो होगा 1:2। तो यहाँ पे S के साथ पावर से पहले नंबर भी यहाँ पे कुछ आएगा और नंबर क्या आएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा इंटू 2 का स्क्वायर आएगा और साथ में S के पावर आएगा 1 + 2, यानी नंबर हो जाएगा आपका 4S की पावर 3। सेम ऐसे अगर हम AB3 टाइप ले लें तो रेशियो होगा 1:3, यहाँ पे आएगा 1 × 3 के पावर 3 और S के पावर होगा 1 + 3, तो ये आंसर आ जाएगा 27S के पावर 4। सेम ऐसे अगर हम ले लें A2B3 टाइप
तो यहाँ पे रेशियो आएगा 2:3, और यहाँ पे नंबर लिखोगे तो यहाँ पे 2 भी आएगा 2 के पावर के साथ, 3 आएगा 3 के पावर के साथ। तो नंबर आएगा यहाँ पे 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3 इंटू एस के पावर 2 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 27। 27 इंटू 4 करेंगे तो 108 एस की पावर 5। तो इस तरीके से आपको कोई भी सॉल्ट दिया जाएगा तो उसको इस तरीके से आप समराइज कर सकते हो, जिसमें यहाँ पे एक नंबर आएगा और उसमें एस की पावर साथ में आ जाती है। चलिए यहाँ पे अब हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के यूनिट की बात कर लेते हैं। तो जब आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की यूनिट निकालोगे, मींस केएसपी की यूनिट निकालोगे, तो उसकी जो यूनिट होगी यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की यूनिट के ऊपर डिपेंड करेगा और उसके ऊपर जो ये पावर लगा हुआ है उसके ऊपर, और पावर के चेंज करने से यूनिट भी चेंज होती रहेगी। जैसे इसकी जो जनरल यूनिट होती है वो होती है क्या, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन और होल टू दी पावर n, जहाँ पे जो n होगा ये नंबर है 2, 3, 4 इस तरीके से। तो अगर ये 1:1 का रेशियो यूज करोगे तो जो केएसपी की यूनिट आएगी वो आएगी मोल पर लीटर और उसके पावर आता है 2। सेम ऐसे 1:2 का रेशियो यूज करोगे तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर और होल पावर 3। सेम ऐसे इसके लिए 4, इसके लिए 5। मीन्स द यूनिट ऑफ द KSP इज़ नॉट फिक्स्ड and its unit vary according to the exponent present on the concentration term। तो यहाँ पे जब आप कोई कैलकुलेशन करते हो तो जो कंसंट्रेशन की यूनिट है, मीन्स यूनिट ऑफ S, उसको हमेशा आपको मोल पर लीटर या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब यूज करना होता है। अगर इसके अलावा कोई तीसरी यूनिट दी गई है आपको, तो सबसे पहला काम आपका होगा कि उस यूनिट को आप मोल पर लीटर में चेंज करो, और चेंज करने के बाद ही सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगे। अदरवाइज़ इसके प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले नहीं हैं, आपको रिज़ल्ट गलत मिल सकता है। जैसे कभी कभी जो अमाउंट होता है उसको ग्राम में दे दिया जाता है, जो वॉल्यूम है उसको ml में दे दिया जाता है, तो उस कंडीशन में आपका पहला काम होगा कि उस ग्राम से आप उसको मोल में कन्वर्ट करोगे और ml को लीटर में, उसके बाद फिर आप इस कैलकुलेशन को यूज करोगे। तो ये पूरा सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। अब हम कुछ समझ लेते हैं पॉइंट्स कि इस सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो, उसके बाद फिर हम इसके न्यूमेरिकल पे आएंगे। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की पहली एप्लीकेशन क्या होगी कि इसको यूज करके हम बता सकते हैं कि कोई भी सॉल्ट कितना % डिसोसिएट होता है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर। मीन्स इट गिव द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनी सॉलिड कन्वर्टेड इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट एक्वस आयन। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे हम KSP को यूज करके किसी भी दो अलग अलग सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा या किसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। कंपेयर द सॉल्युबिलिटी। चलिए इस सॉल्युबिलिटी के कंपैरिजन पे हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। पहले इस प्रॉब्लम को देखिए। इस प्रॉब्लम में हमें दो अलग अलग सॉल्ट के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिए गए हैं और इनको यूज करके हमको सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करना है कि विच वन इज़ मोर सॉल्युबल। तो चलिए सबसे पहले हम इसको डिसोसिएट कराते हैं। Bi2S3 in aqueous solution dissociate to form 2Bi3 plus aqueous plus 3S2 minus aqueous।
इसकी सॉल्युबिलिटी होगी 2s, इसकी सॉल्युबिलिटी होगी 3s। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP इक्वल टू आएगा 2s की पावर 2, 3s टू दी पावर 3, और इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 108s टू दी पावर 5, और इसका यहाँ पे वैल्यू दिया गया है 1.08 इंटू 10 टू दी पावर -43। अब यहाँ से अगर हम s को कैलकुलेट करें तो s इक्वल टू आ जाएगा, ये 108 से डिवाइड हो जाएगा। अभी s टू दी पावर 5 हम निकालते हैं, 108 10 टू दी पावर -43 डिवाइडेड बाई 108 करेंगे तो इसको सॉल्व करने से आ जाएगा 10 टू दी पावर -45। तो जो s हमारा आएगा वो आ जाएगा 10 टू दी पावर -45 अंडर रूट बेस 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 टू दी पावर -9। सेम ऐसे सेकंड वाला हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या होगा, Cu2s सॉलिड डिसोसिएट टू गिव 2Cu plus S2 minus. The solubility of these two is 2s and s. Solubility product KSP equal to 2s power 2 and s power 1 means 4s power 3, and the value of KSP is this 4 into 10 to the power -45. After solving the s, you get 10 to the power -45 by 4 means 10 to the power -45 root base 3s, and s equal to 10 to the power -15. After comparing the solubility of these two, आपको पता क्या चल रहा है कि solubility इस वाले कंडीशन में ज़्यादा है, इसलिए इसका जो सॉल्युबिलिटी होगा वो सॉल्यूशन में ज़्यादा होगा इसके कंपेयर में। तो इस तरीके से जब आपको दो सॉल्ट दे दिया जाता है तो उस सॉल्ट को देख के आप सॉल्युबिलिटी कभी बता नहीं पाओगे, सॉल्युबिलिटी को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी यहाँ पे जो इनके साथ एक्सपोनेंट लगे होते हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो ऐसे प्रॉब्लम को आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से आप बता सकते हो कि कभी भी आप किसी भी सॉल्ट को जब दूसरे किसी सॉल्ट के साथ मिक्स करोगे तो वहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा या नहीं। तो प्रेसिपिटेशन के लिए कैसे हम उसको जज करते हैं, अभी उसको हम चेक करने जा रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या होगा, सॉल्युबिलिटी is used to check the precipitation, और इसको चेक करने के लिए आपको वैल्यू पता होती है आयनिक प्रोडक्ट, जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा एज अ इक्विलिब्रियम कोसेंट। तो इसको समझने से पहले आप समझ लीजिए कि प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है और ये कब होगा। जैसे AgCl को आपने जब ऐड कर दिया वाटर के अंदर और यहाँ पे Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस बन गया, तो अभी जब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा तो उस कंडीशन में जिस रेट से Ag प्लस और Cl माइनस बनता रहेगा उसी रेट से दोनों कंबाइन होके AgCl भी बनाते रहेंगे। इस कंडीशन में सेचुरेशन यहाँ पे बना रहेगा और दोनों इक्वल अमाउंट में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे। तो जब आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इन आयंस के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट निकालते हो तो उसको आप KSP कहते हो, और इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी टाइम पर जब आप इनके आयंस के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट निकालते हो तो उसको हम आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं। अभी जो आयनिक प्रोडक्ट हैं
वो KSP से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब इसका आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अब उस सॉल्यूशन में Ag+ और Cl- ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जब ये ज़्यादा अमाउंट में बन जाएगा तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होगा कि जिधर कंसंट्रेशन कम रहेगा उधर रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो जब Ag+ और Cl- ज़्यादा बन जाता है, ये आपस में कंबाइन होके और AgCl बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मीन्स रिएक्शन बैकवर्ड चलना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे AgCl बनना शुरू हो जाएगा तो वो सॉल्यूशन में एज अ सॉलिड प्रेजेंट होना शुरू हो जाएगा, और उसी सॉलिड फॉर्म ऑफ AgCl को ही हम प्रेसिपिटेट कह देंगे। और अगर इसका कंसंट्रेशन कम रहे तो उस कंडीशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम को बैलेंस करने के लिए AgCl का डिसोसिएशन और ज़्यादा होगा और रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगा और ये डिज़ोल्व होता रहेगा, और जब ये डिज़ोल्व होता रहेगा तो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन फॉर्म नहीं होगा। तो यानी कि अगर KSP की वैल्यू अगर ज़्यादा हो गई और आयनिक प्रोडक्ट हमारा कम है, इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे अब आयनिक प्रोडक्ट हमारा बहुत कम रहेगा, तो उस कंडीशन में जैसे ये अमाउंट कम दिखेगा रिएक्शन इधर से इधर चलेगा और ये डिज़ोल्व होता रहेगा, यानी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा, नो PPT फॉर्म। दूसरा, अगर KSP की वैल्यू छोटी हो गई और Q बड़ा हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो रिएक्शन को ये बैकवर्ड लेके जाएगा और ये दोनों कंबाइन होके AgCl सॉलिड बनाना शुरू करेंगे, इसलिए प्रेसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म होगा। और अगर KSP और Q दोनों बराबर रहे तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम बना रहेगा और वो जो सॉल्यूशन होगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडीशन में बना रहेगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होता तो उसको हम सॉल्यूशन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जहाँ पे प्रेसिपिटेट बनने लगता है उसको हम बोल देते हैं सुपर सैचुरेटेड। और जहाँ पे इक्विलिब्रियम रहेगा उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो तीसरा काम क्या है, आप वहाँ पे बता सकते हो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा या नहीं। इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि आप यहाँ पे कॉमन आयन का इफ़ेक्ट सॉल्युबिलिटी पे क्या होगा उसको आप बता सकते हो। जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक सॉल्ट ले लिया BaCl2, तो इसका अपना एक सॉल्युबिलिटी होगा वाटर के अंदर। अब अगर आपने यहाँ पे कोई दूसरा यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर दिया, तो उस सॉल्ट के ऐड करने से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, अब हम उसी को समझने जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे इसका डिसोसिएशन होगा, तो उस कंडीशन में BaCl2 सॉलिड इज़ चेंज इनटू Ba2+ एक्वस एंड 2Cl- एक्वस। तो यहाँ पे जो दो आयंस प्रेजेंट है उसमें एक बेरियम आयन है और एक क्लोराइड आयन है। तो आप यहाँ पे जो सॉल्ट ऐड करोगे उसमें कोई कॉमन आयन ज़रूर होना चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पे ऐड कर दिया AgCl, तो जैसे ही आप AgCl को ऐड करोगे तो क्या करेगा, यहाँ पे AgCl भी Cl आयन माइनस को जनरेट करेगा, और Cl- आयन का कंसंट्रेशन जैसे ही यहाँ पे बढ़ेगा तो रिएक्शन को बैकवर्ड लेके जाएगा, और रिएक्शन को जब बैकवर्ड लेके जाएगा तो उस कंडीशन में दोनों कंबाइन होके BaCl2 को बनाना शुरू करेंगे। मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है। सेम ऐसे यहाँ पे कोई दूसरा हम ले लें जिसमें बेरियम कॉमन रहे, जैसे BaOH ट्वाइस,
तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये सॉल्ट जैसे आप ऐड करोगे तो यहाँ पे बेरियम जनरेट करेगा, और बेरियम के जनरेट करने से भी क्या हो जाएगा, इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी और ये रिएक्शन बैकवर्ड जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आप बता सकते हो कि किसी भी कॉमन आयन के प्रेजेंस की वजह से जो सॉल्युबिलिटी होती है किसी सॉल्ट की वाटर के अंदर वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये पूरा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है। इसके न्यूमेरिकल्स को हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिर चलो अगले पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।